नमस्कार दोस्तों, मैं अंजीत यादव आपका यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे धमाकेदार तरीके से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही थी टॉप 1000 क्वेश्चन की, उसमें आज जो हमारा जो सीरीज है ये वो पार्ट 8 है, यानी भाग 8 है। और ये जो साइंस की सीरीज है, आप चाहे यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या फिर सुपर टेट या फिर यूपीपी, उन सभी में काम आने वाली है। ठीक है, और आप हमारी सारी सीरीज देखते हैं तो मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, साइंस के आपसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ के बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो आप हमारी इस जो भी वीडियो हैं, अगर आपको और भी इसके पहले वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहां दे सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वहां पे जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट हमारे प्ले लिस्ट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन कराया हुआ है 230 तक, आज हम 231 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें जो हमारा 231 जो क्वेश्चन है, उष्मा के प्रवाह की दिशा डैश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उष्मा की जो प्रवाह है, बताइए। ठीक, घनत्व पर, ऊर्जा पर, या द्रव्यमान पर, या फिर तापमान पर। तो इसका सही दिशा है, सही आंसर आपका तापमान। अच्छा, ऊर्जा उष्मा प्रवाह की दिशा का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आपने उष्मा गति के नियम को पढ़ा होगा, तो उसमें जो उष्मा गति का जो नियम है, उसमें एक नियम यह बताता है कि जो उष्मा है की जो गति, उष्मा की जो क्या कहते हैं प्रवाह है या दिशा है, वो अधिक तापमान से कम ताप की ओर जाती है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ दो वस्तुएं हैं, ठीक है, और ये दोनों वस्तुओं को अगर हम कनेक्ट करें, अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो इसकी उष्मा इस वस्तु में तब तक जाएगी जब तक कि इसकी उष्मा इस वस्तु के उष्मा के बराबर ना हो जाए। क्लियर बात? समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए आप लोग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फिर से समझिए, फिर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो वस्तु है, ठीक है, और इसमें इसकी जो उष्मा है इस वस्तु से अधिक है, और अगर इस वस्तु की उष्मा इस वस्तु में जाती है, यानी अधिक वस्तु की उष्मा कम वस्तु में जाती है, तो कम वस्तु में उष्मा तब तक जाएगी जब तक कि अधिक वाली वस्तु के उष्मा के बराबर ना हो जाए। क्लियर बात? तो ये जो आपका प्रवाह है, उष्मा का प्रवाह के नाम से जाना जाता है, और ये किससे संबंधित होगा? तापमान से, यानी टेम्परेचर से। क्लियर? वेरी गुड। चलिए, और हाँ, आप लोग हमारा वीडियो थोड़ा शेयर कर दिया करो भाई, है ना। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, आते हैं देखते हैं और रहने देते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो थोड़ा सा और भी जो आपके मित्र लोग हैं उनके पास भी पहुंचा दिया करिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, और लाइक भी कर दिया करिए। उसके बाद से आपको अगर हमें कोई सुझाव भी देना हो तो ये आपसे क्लियर रिक्वेस्ट है, आप हमें अपने हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसके जरिए अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक बात? तो चलिए, 232 नंबर हमारा क्वेश्चन है। एक मिनट, नीचे आओ बाबू, तुम कहाँ ऊपर चले जा रहे हो। ठीक, उष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? ऊर्जा, अणुओं की संख्या, मोल की संख्या, या तापमान? तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऊर्जा। देखिए, उष्मागतिकी का जो प्रथम सिद्धांत है ये बताता है कि ऊर्जा ना ही कभी बनाई जा सकती है और ना ही कभी खत्म की जा सकती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में ये परिवर्तित होते रहती है। ठीक है, तो ये आपका उष्मागतिकी का जो पहला सिद्धांत है ऊर्जा के बारे में बताता है। क्लियर बात? वेरी गुड। जल्दी जल्दी आप लोग भी आंसर देते रहिए फटाफट, है ना। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? 32 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या 48 या फिर 37? तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, 32 के फ़ारेनहाइट पर ये जो आपका शुद्ध जल है तापमान पर क्या होता है? जम जाता है। क्लियर बात? वेरी गुड। ध्वनि की प्रबलता
किस सिद्धांत पर आधारित है या फिर किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, आयाम पर या फिर ओवरटोन्स पर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आयाम पर। ठीक है, आयाम पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। एक बात बताइए, जो ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल उस वस्तु के प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, घनत्व। क्लियर बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ध्वनि की चाल है वो प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। क्लियर? वेरी गुड। तो इसका जो आंसर आपने देखा आयाम होगा, जो ध्वनि की प्रबलता है वो आयाम पे निर्भर होती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण या फिर विवर्तन या अपवर्तन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए सही आंसर इसका। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का परिक्षेपण। ठीक बात? ओके। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 236, उष्मा के धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पाइरेक्स, फ्लिट, कुक्रस कांच या क्रिस्टल कांच? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धूप के चश्मे की बात बोल रहा है ये, कि इसके लिए कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कुक्रस कांच। ठीक बात? वेरी गुड। क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती हैं? देखिए यहाँ पे नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं। तो इसमें से किसमें से अनुदैर्घ्य तरंग नहीं गुजर सकती? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा निर्वात में अनुदैर्घ्य तरंग नहीं गुजर सकती। बाकी आपके जो तीनों ऑप्शन में दिए हैं, ठोस, द्रव, गैस में अनुदैर्घ्य तरंग गुजरती है। और आपकी जो ध्वनि है, ध्वनि भी एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 238 है, निर्वात में उष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर, प्रकाश से कम, प्रकाश से अधिक या ध्वनि के बराबर? निर्वात में ये बात बोल रहे हैं कि उष्मा विकिरण, अगर मान ली निर्वात हो तो जो उष्मा का विकिरण है वो किसके बराबर होगा? जो उसका उष्मा का वेग है प्रकाश के बराबर होगा, या फिर प्रकाश से कम होगा, या प्रकाश से अधिक होगा, या फिर ध्वनि के बराबर होगा? तो आपका ऑप्शन डी तो होगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है ध्वनि जो है उष्मा में वो क्या कहते हैं, निर्वात में गमन कर नहीं सकता। तो आप अपना इसको एलिमिनेशन मेथड से भी खत्म कर सकते हैं ऑप्शन डी को। आपके पास बचा ए, बी एंड सी, इसमें क्या आप कर सकते हैं? तो इसमें अगर आप देखेंगे जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि निर्वात में उष्मा विकिरण का वेग होता है, तो इसमें आप देखेंगे प्रकाश के बराबर, या फिर प्रकाश से कम, या फिर प्रकाश से अधिक। तो याद रखिएगा, जो उष्मा, अगर आप प्रकाश की बात करेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक बात? प्रकाश का जो चाल होता है वो क्या होगा? सबसे अधिक होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रकाश से कम, जो उष्मा विकिरण है वो प्रकाश से कम। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो ने, या फिर न्यूटन ने, रोमर ने, या आइंस्टीन ने? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रोमर ने प्रकाश को सबसे पहले मापा था, है ना। और न्यूटन ने क्या बताया था कि जो प्रकाश है वो क्या है, वो विभिन्न कणों से मिलकर के बना हुआ है। प्रकाश विभिन्न कणों से मिलकर के बना हुआ है। और आइंस्टीन ने भी इसी को दोहराया था, लेकिन इन्होंने जो प्रकाश के कण हैं उसका नाम उन्हें फोटॉन नाम दिया था। ठीक, प्रकाश के कण को फोटॉन नाम दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या प्रदीप्ति? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रदीप्ति। ठीक है, चलिए 1241 यानी 241। खतरे में सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश क्या होता है? सबसे कम चमकता है,
या फिर का विचलन सबसे कम होता है, या फिर वेग न्यूनतम होता है, या आंख के लिए सुखकर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप सही आंसर देखेंगे हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो लाल प्रकाश का जो विचलन है ना वो कम होता है, मतलब उसका प्रक्षेपण है कम होता है, वो सीधे जलता है, इसलिए मनुष्य के आंख वो जल्दी दिखाई देता है, दूर तक हम उसको लाल रंग को देख सकते हैं। तो इसीलिए खतरे के सिग्नल को प्राय लाल हम रखते हैं। क्लियर बात? चलिए तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का परिक्षेपण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या वायुमंडलीय परावर्तन, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन। तो तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, जैसे देखिए अगर वायुमंडल की हम बात करें तो वायुमंडल की विभिन्न सारी परतें पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो वायुमंडल है विभिन्न कणों से मिलकर के बना हुआ है। जब जब जो तारा होता है, तारे की जब रोशनी वायुमंडल पे पड़ती है इनके कणों पे, तो विभिन्न परतों पे जब पड़ती है तो ये एक दूसरे से टकराती है, और एक दूसरे से टकराने के कारण जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक बात? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अपवर्तन। क्लियर? वेरी गुड। 243 है कि प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है सूक्ष्मदर्शी, या फिर दूरबीन, या स्पेक्ट्रोमीटर, या फोटोमीटर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन किया जाता है। ठीक, 244 में क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परिकिरण पर, या फिर अवशोषण, पूर्ण आंतरिक अवशोषण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर ध्रुवण घूर्णन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो फाइबर ऑप्टिकल है वो पूर्ण आंतरिक अवशोषण पे काम करता है, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। तो आपका ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए 245। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आवृत्ति, तापमान, वेग, या परावर्तन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तापमान। ठीक बात, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आप लोग आगे बढ़िए फटाफट। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनियां, या फिर पराश्रविकी, या अवश्राविकी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रव्य ध्वनियां। मतलब जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है यह श्रव्य ध्वनि कहलाती है, और इस ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आप लोग उसको देखिएगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक है? चाल का, वेग का, दूरी का, या फिर समय का। तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा दूरी। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने 248 क्वेश्चन पे। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप सभी लोग को इसका आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, काला। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, कौन सी लहरें होंगी? अनुदैर्घ्य होंगी, या अनुप्रस्थ, या फिर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, या फिर लहरें पैदा नहीं होती। तो याद रखिएगा जो अनुदैर्घ्य है, जो तरंग है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका अनुदैर्घ्य। प्रोटॉन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? ध्रुवीकरण, विवर्तन, या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या फिर व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसका जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था।
और आइंस्टीन ने ही प्रकाश के कणों को फोटॉन कहा था। तो जो फोटॉन के कण हैं ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? एक्स किरणों में, अल्फा किरणों में, या फिर बीटा या गामा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गामा किरणें। ठीक बात। चलिए 252 पे हम आते हैं और 252 हमारा जो क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? स्नेल ने, यंग ने, मैक्सवेल ने, या फिर न्यूटन ने? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मैक्सवेल। ठीक है। 253 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं? वायु में ध्वनि की तरंगे, या एक धागे पर दैर्घ्य तरंगे, या फिर एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, या प्रकाश तरंगे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश तरंगे। देखिए अनुप्रस्थ तरंग जो है ये आपका जो प्रकाश तरंग है ना, प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश आपका एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग का आपका प्रकाश उदाहरण है। ठीक है, और जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं इसको हम क्या कर सकते हैं? ध्रुवित कर सकते हैं। ठीक, और ये क्वालिटी केवल प्रकाश में पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप ध्वनि में देखेंगे तो ध्वनि भी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, लेकिन आप ध्वनि को ध्रुवित नहीं कर सकते। क्लियर। और जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है, और हम इसीलिए प्रकाश को हम ध्रुवित कर सकते हैं। आप एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। एक सेकेंड थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा मिस हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को फिर से। हाँ, निम्नलिखित में कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? तो इसका आपको सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश तरंग। एक बात, बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा था। देखिए यहाँ पे धागा दिया हुआ है ना, अगर धागा नहीं दिया रहता तो आपका ये हो जाता, क्योंकि धागे पर जो अनुप्रस्थ तरंग है वो नहीं होगा। एक बात है, जो प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है, और जब अगर हम अनुप्रस्थ तरंगों को ध्रुवित कर सकते हैं तो प्रकाश को भी ध्रुवित कर सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या होगा, इसका जो प्रकाश का क्या होगा, ध्रुवीकरण हो जाता है। ठीक बात। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और अगर हम अनुप्रस्थ तरंगों को ध्रुवित करेंगे तो प्रकाश तरंग को भी ध्रुवित कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन इस तरीके से डी सही होगा, ना कि सी। क्लियर बात। चलिए इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण, या फिर प्रकीर्णन और परावर्तन, या फिर विवर्तन, अपवर्तन, या फिर अपवर्तन और परावर्तन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन और अपवर्तन। क्लियर। 255 में है, यदि एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, या वस्तु के समान आकार का, या फिर आभासी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर स्थित हैं, तो इसका जो आकार होगा क्या होगा? वस्तु से बड़ा, या फिर वस्तु से छोटा, या वस्तु के समान आकार का, या फिर आभासी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आभासी। तो इस तरीके से हमारा ये आज का लास्ट इतना क्वेश्चन है, 255 नंबर क्वेश्चन है ये है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, और जो बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस करें। ठीक है, ताकि जो हमारी वीडियो इसके आगे आने वाली वीडियो हो वो आपको टाइम टू टाइम उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, अंत तक देख रहे होंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, बिल्कुल दावे के साथ मैं कह रहा हूं, आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना इसका तरीका भी पता चलेगा, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्डअप होगा। तो ठीक है दोस्तों, हम आपसे अब ऐसे ही दूसरे क्लास में आपको मिलेंगे। हम आज हमारा ये पार्ट 8 था, और उसके साथ हम पार्ट 9 जो हमारा आएगा उसमें फिर मिलेंगे, और अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो हमारा जो वीडियो है आपको देखने के लिए धन्यवाद।